दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि साउथ कोरिया की अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वो आप कैसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं। तो दोस्तों इस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अब आप ऐसे ही बाहर के देशों में कैसे जाना है, वहाँ पर वर्क परमिट कैसे पाना है, सिटीजनशिप कैसे पानी है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी सारे विषयों के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वहाँ का जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंट या परमानेंट रेसिडेंटशिप है और सिटीजनशिप है, इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि सिटीजनशिप के अंदर जो भी सारे आपको अधिकार मिलते हैं वो आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप में नहीं मिल पाते हैं। इस मामले में साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, खैर काफ़ी सारे मामलों में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा बात यह है कि आप आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो आपको इमिग्रेशन अथॉरिटी को बार बार उसके बारे में अपडेट देते रहने पड़ेंगे कि अब मैंने ये जॉब ले लिया है, अब मैंने वो जॉब ले लिया है, अब मैं इस प्रोविंस में रह रहा हूँ, अब मैं उस प्रोविंस में रह रहा हूँ, अब मेरा रेंट इतने का है, अब मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम जो एग्रीमेंट करते हैं वो इतने महीनों का है। ये सब कुछ अपडेट करते रहना पड़ेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भले ही आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा वहाँ का मौजूद है, आपने वीज़ा ले रखा है वहाँ का, फिर भी आप जब साउथ कोरिया से बाहर जाएंगे और वापस आना चाहेंगे तो आपको री एंट्री परमिट बार बार लेना पड़ेगा। भले ही आपके पास जो वीज़ा है वो अगले 5 साल के लिए वैलिड क्यों ना हो, आपको वो री एंट्री परमिट जो है वो बार बार लेना ही पड़ता है। इसी के साथ साथ आपके पास भले ही वहाँ की परमानेंट रेसिडेंटशिप भी हो, फिर भी आपके पास जो है वो वहाँ पर एलियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये उनका लॉ कहता है। बाकी के कंट्रीज़ में एक बार आपको परमानेंट वहाँ पर रेसिडेंटशिप मिल गई, उसके बाद आपको ऐसे कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसी चीज़ नहीं है। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया में डिपेंडेंट के तौर पर जाकर के वहाँ पर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो भी आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो साउथ कोरिया उसको अलाउ नहीं करता है। केवल और केवल मैरिड कपल्स को ही अलाउड है। और जो सेम जेंडर के शादियाँ होती हैं, यानी कि गे कपल्स हो सकते हैं या दूसरे कोई कपल्स हो सकते हैं जो कि सेम जेंडर के हैं, ऐसी शादियां साउथ कोरिया जो है वो कबूल ही नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसे कपल्स को भी वहाँ पर रहना, वहाँ की सिटीजनशिप पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बात करें अगर वहाँ की जनरल सिटीजनशिप की, यानी कि वहाँ पर कुछ साल तक रहने के बाद अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आपको वहाँ पर 5 साल तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जनरली बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है कि 5 साल का रूल होता है और उसमें से कम 3 साल जो है वो आपको उस कंट्री में कंपलसरी रहना पड़ता है और बचे हुए 2 साल के जितने भी दिन होते हैं उतने दिन आप बाहर रह सकते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपके पूरे 5 साल का रेसिडेंटशिप आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए। अब ये इसको एलियन रजिस्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जो साउथ कोरिया के बाहर के कंट्री से आया है वो उसको एलियन ही समझते हैं। तो एलियन रजिस्टर्ड कार्ड सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा आपको साउथ कोरिया में जॉब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी एज जो है वो 20 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अगर 20 साल से नीचे है तो आपको अडल्ट नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ आपका गुड कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर आपको कोई फाइन लग गया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है आपकी वहाँ पर, या आपका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं चलने वाला है। सब कुछ क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको साउथ कोरिया की हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पार्ट है। बाकी फिर बाय बर्थ आपको मिल सकता है अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट साउथ कोरियन है या आप अडॉप्ट कर लिए गए हैं तो इसके तहत आपको ये मिल सकता है। लेकिन बाकी की जो कस्टम वहाँ पर कंडीशंस है वो यहाँ पर बाय बर्थ वाले इसमें भी लगती हैं, जैसे कि 3 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा,
दूसरी बात यह है कि वहाँ के लैंग्वेज और कल्चर्स का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। खैर ये उन मामलों में है जहाँ पर पेरेंट कोरियन है, साउथ कोरियन है, लेकिन वो बच्चा बाहर रहा हुआ है और अब वो वहाँ की सिटीजनशिप चाहता है या अडॉप्ट कर लिया गया है, उस केस में ये सब कुछ लागू होता है। जो बच्चा बॉर्न ही वहाँ पर हुआ है उसको अलग से न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसी सारे माहौल में पलेगा बढ़ेगा, तो उनके सारे लैंग्वेज की और सारे कल्चर कस्टम्स की सारी इन्फॉर्मेशन उसको वैसे भी होगी। इसके अलावा स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, लेकिन ये वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके हाथ में होता है। वो जिसे चाहे उसे स्पेशल केस में, एक्सेप्शनल केस में न्यूट्रलाइजेशन जो है वो दे सकते हैं, यानी कि सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप की, तो साउथ कोरिया ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है और ना ही इंडिया करता है। अगर इंडिया से उठ करके वहाँ पर जाना है तो इंडिया की सिटीजनशिप आपको रिनाउंस ही करनी पड़ेगी। अब बात करें कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है। एप्लीकेशन का फॉर्म ही पहली बात तो इंग्लिश में नहीं होता है, वो कोरियन में ही होता है, तो आपको उसे फिलअप भी कोरियन में ही करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपका एक कलर फोटो लगने वाला है, साथ ही साथ आपका एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेशन, ये भी आपको लिख करके देना होगा, हैंड रिटर्न। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो इसके लिए अब आप पासपोर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, या आपका एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चल सकता है। इसी के साथ साथ कॉपी ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, और इसके ऊपर आपका एक कलर्ड फोटो अटैच भी होना चाहिए, यानी कि वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी देखेंगे और उसकी एक कॉपी भी उनको चाहिए। इसी के साथ साथ कॉपी ऑफ फॉरेन फैमिली रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप पेपर्स, जो सिंपल और स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये लागू होता है। जो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। इसी के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट इसका भी लगेगा जो कि आउटलाइन करता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई है क्या, माने कि आपके स्पाउस या आपके चिल्ड्रन, तो जो भी कोई डिपेंडेंट्स है उसके लिए भी डॉक्यूमेंट लगेगा कि ये लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप खाली अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, एग्रीमेंट दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट होगा जो ये स्टेट करेगा कि आपके बैंक बैलेंस में 30 लाख साउथ कोरियन वोन्स इतनी मनी है। तो साउथ कोरिया के करेंसी को साउथ कोरियन वोन कहा जाता है, तो 30 लाख साउथ कोरियन वोन्स आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी लगेगा। इसी के साथ साथ अगर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अटॉर्नरी जनरल से, जो कि प्रूव करेगा कि आप डिपेंडेंट है, यानी कि आप काम नहीं करते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ 2 लेटर चाहिए होंगे जो कि गवर्नमेंट का मेंबर हो या प्रोफेसर हो या लॉयर हो या एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है या किसी डिपार्टमेंट का चीफ है, उससे आपको ये रिकमेंडेशन लेटर भी लाना पड़ेगा, और ऐसे 2 लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ फ़ी भी आपको पे करनी पड़ेगी जो होगी 1 लाख साउथ कोरियन वोन्स, जो कि $88 के बराबर होते हैं। और एक बार ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, इसके बाद आपकी एक रिटर्न एग्जामिनेशन होती है। अब इसके अंदर आपको साउथ कोरियन हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में, कस्टम्स के बारे में, इस सभी के बारे में जानकारी है या नहीं, ये इसमें टेस्ट किया जाएगा। ये एक 20 क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगी। इसके बाद ये एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज के ऊपर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी। साउथ कोरिया की अपनी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी ज़रूर टेस्ट की जाएगी। साथ ही साथ आपका एटीट्यूड भी देखा जाएगा टुवर्ड्स साउथ कोरिया। और ये सेक्शन पास करने के लिए आपको लेवल 4 तक जाना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम जो है वो साफ शब्दों में लिखा गया है, इट इज़ नोटोरियसली डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन होती है। ये लोग इंटरव्यू के दौरान बहुत आड़े टेढ़े सवाल पूछ सकते हैं, और पूरा इंटरव्यू एक तो उनकी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ इंटरव्यू इज़ कि आपका उस लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी कितना है, यही उनको टेस्ट करना है। इसकी वजह से वो जानबूझकर इंटरव्यू उन्हीं के लैंग्वेज में लेते हैं। और यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, इसके आगे चलकर
साउथ कोरिया का जो नेशनल एंथम है उसके 4 वर्सेस आपको वहाँ पर गा करके सुनाने पड़ते हैं। उसके बाद ये टेस्ट कंप्लीट होती है और उसके लिरिक्स जो है उसमें से एक आखर भी आप नीचे देख करके नहीं पढ़ सकते हैं। सारे के सारे आपको लिरिक्स यहाँ पर याद होने चाहिए और आप 4 वर्सेस उसके पूरे गा करके सुनाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन 20,000 एप्लीकेशंस आते हैं साउथ कोरिया की सिटीजनशिप के लिए एन्युअली, और उनमें से केवल 60% जो है वो पास किए जाते हैं या उतने ही एलिजिबल हो पाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेस्ट और ये इंटरव्यू कितना ज़्यादा टफ होता होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो साउथ कोरिया की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। इन सारे स्टेजेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।